एक लम्हा तवक्कुफ करके गजाला ने मेरी आंखों में झांका। इसके चेहरे पर अजीब सा रंग था। इस रंग में सबसे नुमाया उनसर पशीमानी का था। एक खामोश नौबत हम दोनों के दरमियान गूंज रही थी और किसी को बरहना बदन गलियों में घसीटे जाने का मंजर हम दोनों के तसव्वुर में उतर आया था। इस मंजर के तसव्वुर में उतरते ही मुझे अपनी निगाह झुका लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने निगाह नहीं झुकाई। ये काम गजाला ने किया। उसकी शर्मसार पलकों ने उसकी आंखों को ढांप लिया। वो लर्जा आवाज में बोली, शाहजहां, शर्मिंदगी का लफ्ज इस एहसास को बयान करने के लिए बहुत छोटा है जो तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिल में घर किए हुए है। मैं जानती हूं तुम्हारे और तुम्हारे घराने के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। काश उस रोज। एकदम उसकी आवाज बैठ गई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन बहुत जल्दी चुप हो गई। खामोशी की भी एक जुबान होती है। मैं उसके बगैर कहे सब कुछ समझ रहा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी जुबान से मेरे कानों में इजहार नदामत का रस घोले। मैंने उसे खजालत से बचाने की कोशिश नहीं की। मेरे दिल में उसके लिए रहम का शायबा तक नहीं था। मैं जानता था कि अगर मैं किसी तरह साहिब इख्तियार हो जाऊं और सारी दुनिया मेरी नजर करम की तालिब हो जाए तो चच्चा जलीस की लड़की वो आखिरी हस्ती होगी जिस पर मैं रहम की नजर डालूंगा। मेरे सीने में चच्ची फाखरा और उसकी हम सिफ्त बेटी की नफरत का एक समंदर हलकोरे लेता रहता था, और ये समंदर इस वक्त भी हलकोरे ले रहा था। तहम मैंने चेहरे पर नर्म खतूत उजागर रखे और रेस्तरान के उस पुरसकून गोशे में गजाला से खम कलाम रहा। उसे करीब से देखकर और सुनकर मेरे अंदर का मुंतकिम शख्स पूरी तरह बेदार हो गया था। मेरे दिल में यह शदीद ख्वाहिश पैदा हुई थी कि चच्ची फाखरा की बेटी से इंतकाम लूं, चेहरे पर एक नया चेहरा सजाकर इससे यूं ही मिलता रहूं और उसे एक ऐसे रास्ते पर लाने की कोशिश करूं जहां उसका हर कदम मेरी तरफ उठे और उसकी हर सोच का मरकज और महवर मेरी जात हो। गजाला से पहली मुलाकात ही में मुझे अंदाजा हो गया था कि अपने मकसद के हसूल में मुझे ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। आने वाले दिनों में ये अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी यलगार से पहले ही मेरा हमजाद इस लड़की को फतेह कर चुका है। ये हमजाद कौन था? शायद वही एहसास नदामत जो गजाला के साथ ही पल पल कर जवान हुआ था और हर घड़ी उसे मेरी याद दिलाता रहता था। अब वो एक हसीन दोशीज़ा थी। वो बजा तौर पर खुद से ये तवक्का रख सकती थी कि उसके हुस्न के एहतराम में उसे मुआफ किया जा सकता है और उसकी सहर अंगेज शख्सियत के सिले में उससे मोहब्बत की जा सकती है। मेरा ढोंग उसे यकीन दिलाने लगा कि माजी की रंजिशों को फरामोश करके उसकी जात में गुम होता जा रहा हूं। इस एहसास के रद्द अमल में वो खुद भी मेरे अंदर गुम होने लगी। इसके घर वालों को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं था, बल्कि वो खुद भी मेरे बारे में क्या जानती थी। इसकी नजर में मैं एक नौजवान होनहार वकील था। मेरी बहन शुफ्ता अपने ननिहाल में मुकीम थी और मैं अनकरीब लाहौर में कोई अच्छा रोजगार हासिल करने वाला था। वो बेखबर थी कि मैं 4 अफराद का कातिल हूँ। 2 सूबों की पुलिस मेरे पीछे है और चोलिस्तान के खतरनाक तरीन गुंडे पागल कुत्तों की तरह मुझे खोजते फिर रहे हैं। मैंने सब कुछ बड़ी कामयाबी के साथ उससे छुपा रखा था। इसने कई बार चाहा कि वालिदैन को मेरे बारे में बता दे और मुझे इनसे मिलवाए, लेकिन मैंने हर बार उसे इस इरादे से बाज रखा। कभी कभी वो कहती, शाहजहां आप इतने पुरइसरार क्यों हैं? किसी वक्त मुझे लगता है कि आप किसी जासूसी फिल्म के किरदार हैं जो किसी लड़की से मिलने के लिए अंधेरे से निकलता है और अंधेरे ही में गायब हो जाता है। कुछ लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, कभी वो इनसे बचता है, कभी इनके रास्ते में घात लगाकर बैठ जाता है। आखिर गजाला को मुतमईन करने के लिए मैंने एक फर्जी कहानी उसे सुना डाली थी। इस कहानी में चोलिस्तान के एक वडेरे और उसके गुमाश्तों का जिक्र था, जिन्हें वकीलों के एक पैनल ने किसी केस में सजा दिलवाई थी। इस पैनल में मैं भी था। अब वो लोग हमें नुकसान पहुंचाने के दर पे थे और खामखा उलझते रहते थे। मैंने गजाला को यकीन दिलाया कि जल्द ही ये टंटा खत्म हो जाएगा। मालूम नहीं गजाला मेरी तोज़ी से मुतमईन हुई या नहीं, मुझे उससे गर्ज भी नहीं थी। मेरे लिए यही काफी था कि वो बदसूर मुझसे मिल रही थी और मेरे लिए उसकी खुद सुपुर्दगी में इजाफा हो रहा था। आखिर एक ऐसा स्टेज आ गया जब वो मुकम्मल तौर पर मेरे रंग में रंग गई। अब वो एक पका हुआ फल थी जो मेरी ज़ियाफत तबाह के लिए हर वक्त तैयार था। मैं जब चाहता हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ लेता। अपनी कामयाबी के नशे ने मुझे सरशार कर दिया। मेरे अंदर का मुंतकिमुल मिजाज वहशी पूरी तरह बेतार हो गया। मैं चच्ची फाखरा की बेटी को बर्बाद कर देना चाहता था। इसके हसीन सरापा को कुचलकर इबरत का निशान बना देना चाहता था और मेरे ख्याल में यह सजा इन औरतों के ढाए हुए सितम के मुकाबले में मामूली थी। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था मेरे साथ। इन्होंने मेरे और शुफ्ता के सर से बाप का साया छीना, माँ की गोद छीनी, नीम का पेड़ छीना, फूलों वाला आंगन छीना और आखिर में जिंदा रहने का हक भी छीन लिया। इन औरतों की बदौलत मुझे भरे बाजार में जानवरों की तरह मारा गया।
गलियों में घसीटा गया और इस तरह बाप के सामने लाया गया कि मेरे जिस्म पर कपड़े का एक तार तक नहीं था। मैं वो घड़ियां कैसे भूल सकता था, नहीं भूल सकता था। और जब याद करता था तो खून के आंसू रोता था। वही कर्ब मेरे रगे पैर को चीर देता था जो वड्डे मियाँ के कोड़े से लपक कर मेरी नंगी पुश्त में सरायत कर गया था और हमेशा के लिए वहां ठहर गया था। फिर एक रोज मैं और गजाला होटल के एक कमरे में तन्हा थे। यहाँ सब कुछ मेरे बस में था। मैं उसे कदम कदम चलाता खुद सुपुर्दगी की कैसी मंजिल पर ले आया जहां उसके सामने सिर्फ मैं ही मैं था। वो मेरी दस्तरस में थी। एक ऐसा दुराहा था जहां से किसी भी सिम्मत सफर किया जा सकता था। और फिर एकदम मेरे कदम जमीन में पवस्त हो गए थे। मुझे रोकने वाली क्या शय थी? शायद मरहुम बाप की दूर उफ्तादा सदा, शायद माँ की निगहबान आंखें, शायद खून में तैरते हुए वो किरदार साज जरसू में जो मुझे विरासत में मिले थे। मेरे हाथ लर्ज उठे थे, आंखों से आंसुओं के धारे फूट रहे थे। मैंने गजाला को झटक कर दूर फेंक दिया। वह हैरत से मेरी तरफ देखती चली गई थी। दफा हो जाओ यहां से, महल की पूरी कुव्वत से धाड़ा था। दफा हो जाओ कुतिया, जाओ अपनी प्यारी मां के सदके मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, चली जाओ यहां से। वो बेहोश होते होते बची थी। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला था और दनदनाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। फिर उसे करीबन घसीट कर बाहर निकाल दिया था मैंने। मेरा ख्याल था कि गजाला अब कभी मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाएगी। मैं उसे आंखों से ही नहीं अपने जहन से भी दूर कर चुका था। और फिर जहन में इतनी जगह ही कहां थी कि कोई गैर जरूरी सोच वहां ठहर सकती। इन दिनों बड़ी मसरूफ जिंदगी थी मेरी। मैं जुर्म की दुनिया में पूरे तमतराग से कदम रख चुका था। इस कठिन रास्ते पर आगाज ही में मेरा सामना शंकर शिकरा जैसे बदनाम जमाना शख्स से हो गया था। वो बड़ी ऊंची हवा में उड़ रहा था और ये बुलंदी मुझे भी बहुत ऊपर ले गई थी। वो हंगामों के दिन और हंगामों की रातें थी। शब रोज के हर हर पल में गोलियां, सनसनाहट, खंजरों की चमक, धमकियों की घन गरज और रक्सो सरूर की फितना खेजियां थी। जलकोट के वड्डे मियाँ जैसे बददिमाग चौधरियों का धड़न तख्ता कर देना अब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था और मैं ये खेल जरूर खेलना चाहता था। एक मर्तबा अपनी मुसरिफियात से कुछ वक्त निकाल कर मैं जलकोट पहुंचा था। मैं कार में सवार था। इस कार में मेरे साथ 4 अफराद सवार थे जिन्हें जिला लाहौर में चोटी का गारत गर्ज समझा जाता था। इन गारत गरों के अलावा मेरी कार में इतना असलहा मौजूद था जिससे पूरे नहीं तो निस्फ जलकोट को बासानी मौत की नींद सुलाया जा सकता था। करीबन 12 बरस के बाद मैंने वो जगह देखी थी जहां एक 9 उम्र लड़के के सर पर आसमान तोड़कर इसके पांव तले से जमीन खींची गई थी। अब वहां बहुत कुछ बदल चुका था। वो टीन का सायबान नुमा कमरा और इसमें रखी हुई जहाजी साइज की कोहना नौबत भी मौजूद नहीं थी। लेकिन वडेरों की हवेली नहीं बदली थी। इसी शान और दबदबे से खड़ी थी जैसे 12 साल कबल मैंने देखी थी। मैं किसी सहराई बगोले की तरह हवेली में घुस गया था। हवेली के वसी अरीज सहन में दरियां बिछी हुई थीं और एक मकामी दीनी मदरसे से कोई 150 तलबा कुरान ख़्वानी में मसरूफ थे। पता चला कि आज बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और इनके एक चच्चा जाद की दूसरी बरसी है। ये तीनों अफराद 2 साल पहले एक झगड़े में हलाक हो चुके थे। खानदानी रकाबतदारों ने इन्हें घात लगाकर मारा था और लाशें घोड़ों तले रोन डाली थी। मेरे अंदर इंतकाम के शोले फन फैलाकर सर पटक रहे थे। मैं जानता था मेरी जगह वड्डे मियाँ होता और मैं वड्डे मियाँ की जगह होता तो उस रोज हवेली में शोले जरूर भड़कते। इन शोलों में वड्डा मियाँ ना जलता मगर उसके अहले खाना जरूर जलते। इनके छोटे छोटे बच्चे जरूर जिंदगी से महरूम होते। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अपने गजब की आग को सीने के आतिश कदे में समेटकर और अपने आबाई घर पर एक नजर डालकर मैं जलकोट से वापस आ गया था, इस अहद के साथ कि एक न एक दिन मुझे फिर जलकोट आना है। मुझे याद है अपने अंदर की नीली आग को सर्द करने के लिए उस रात मैंने बेतहाशा शराब पी थी। दोनों हाथों में बोतल लिए मैं रात गए तक लाहौर के बाजार हुस्न में घूमता रहा था। मैंने हवाई फायरिंग करके चौबारों की रंगीन खिड़कियां तोड़ डाली थी। कन टुट्टे बदमाशों को उठा उठा कर पटका था। राहगीरों को ठोकरें रसीद की थी। कौन था जो मुझे रोकता? किसमें हिम्मत थी कि जहानी उस्ताद की राह में मुजाहमत करता? फिर मैं बादशाही मस्जिद की तरफ निकल गया। इसकी ऊंची दीवारों के साथ साथ चलता मंटो पार्क में पहुंचा था। यहां मेरी शानदार कोरोना खड़ी थी। मेरा गुजराती गार्ड गंगू इसके करीब चौकसी से पहरा दे रहा था। उसने आगे बढ़कर मुझे संभाला दिया था और गाड़ी की तरफ ले आया था। ड्राइवर ने फौरन ही अपनी निशिस्त संभाल ली थी। मैंने गाड़ी में बैठना चाहा था जब गंगू ने मेरी तवज्जो सामने फुटपाथ की तरफ दिलाई थी। मैंने धुंधलाई नजरों से देखा एक सफेद वॉक्स वैगन के करीब गजाला खड़ी थी। गंगू ने बताया बीबी 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने गौर से गजाला को देखा था। मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी देखकर वो रुक गई थी।
सफेदी माइल लिबास में वो चांदनी में नहाया हुआ ताजमहल दिखाई दे रही थी, खूबसूरत, रोमान अंगेज और उदास। मैं, मेरा गार्ड और 10 नंबरिया ड्राइवर गुलबाज उसके इर्द गिर्द खड़े थे। ताजमहल और ऐसे गंदे माहौल में, या शायद वो बादशाही मस्जिद थी जो बाजार हुस्न की गलाजत में शर्मसार खड़ी थी। क्यों खड़ी हो यहाँ? क्या लेने आई हो? मैं चीखा था। सड़क से गुजरते हुए इक्का दुक्का साइकिल सवार मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहे थे। शाहजहां, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो, वो अफसुर्दगी से बोली थी। मैं लानत भेजता हूँ तुझ पर और तेरी प्लीज पर। चली जाओ यहां से। गेट लॉस्ट, आई से गेट लॉस्ट। मैं गाड़ी की पिछली नशिस्त पर ढेर हो गया था और मेरे कानिंदे मुझे लेकर बड़ी सड़क पर आ गए थे। और एक मुअम्मा है समय निकालना समझाने का। इस मकूले की सदाकत मुझ पर इन्हीं अशोभ दिनों में जाहिर हुई थी। मुस्तकबिल की खूबसूरत और नहायत ज़हीन डॉक्टर एक बदमाश से मोहब्बत कर रही थी। दुत्कारे जाने के बावजूद इस शख्स का साया बनी हुई थी जो कातिल, डकैत, शराबी, अय्याश और जुनूनी सब कुछ था। वो एक नर्मो नाजुक परिंदा थी और इस बात पर मुसर थी कि गोश्त नोच लेने वाले और खून पी जाने वाले उकाब के घोंसले में जाएगी। इस पर सब कुछ अया हो चुका था। वो जानती थी कि मैं नाक नाक जुर्म की दलदल में धंस चुका हूं। मेरी वापसी की कोई उम्मीद है और ना मैं वापस आना चाहता हूं। फिर भी वो मेरा पीछा कर रही थी। इन्हीं रास्तों पर चलते चलते आखिर वो शाम आई थी जब एक रोज शुफ्ता मुझे मिली थी और इसके मिलने से मेरी जिंदगी एक ऐसे इनकलाब से आशना हुई जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अपनी दास्तान के शुरू में मैं इस वाक़े का जिक्र कर चुका हूं। शुफ्ता मुझे जुर्म की दलदल से निकालने के लिए आई थी और वो ये काम कर गुजरी थी। क्यों कर गुजरी थी? इसका जवाब यही है, वो ये काम कर सकती थी। रोए जमीन पर वही थी जो ये काम कर सकती थी। उसके आंसू में यूं बह गया था कि सीधा अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया था। वो जमाना एक इंसान के अंदर से नए इंसान की नमो का था। हवालात, कचहरियां, वकील, अदालतें और जज, भूले बिसरे मंजर एक बार फिर मेरी आंखों के सामने थे। अदालतों की कार्रवाई तवील और गुंजलक थी। मेरे हक में यह बात जा रही थी कि जो अफराद मेरे हाथों कत्ल हुए, इनमें अक्सरियत कानून के मफरूरों की थी, या वो ऐसे लोग थे जो अदालत के कटहरे में खड़े होते तो मौत का परवाना इनके हाथों में थमा दिया जाता। मैंने पहले 4 कत्ल अपनी मासूम बहन की जान और आबरू बचाते हुए किए थे। यह हकीकत बड़े जानदार तरीके से अदालत के सामने पेश करने का सेहरा मेरे उस्ताद मोहतरम और बुलंद पाया कानूनदां जनाब जफर अहसन के सर है। दरअसल ये जफर अहसन ही थे जिनके मुसलसल इसरार पर शुफ्ता मुझ तक पहुंची थी और उसने मुझे पेश होने पर आमादा कर दिया था। मेरे काबिल वकील की कोशिशों से च्योरी के दिल में मेरे नर्म गोशे पैदा हुए। आखिरकार हाई कोर्ट में मेरी अपील मंजूर हुई और मैं जो सेशन कोर्ट से फांसी का मुस्तहिक करार पा चुका था, जिंदगी की तरफ लौट आया। मुझे मुख्तलिफ मुकदमात में 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। इस कैद का पहला साल मैंने लाहौर जेल में काटा। लाहौर ही में मेरे हाथों एक मुकद्दम के दांत टूटने का वाकया हुआ। नतीजे में कैद का 1 साल काटने के बाद भी मेरी कैद में कोई कमी ना हुई। शुफ्ता की आहज़ारी ने मेरे दिल में जलजले बर्पा कर दी। मैंने फैसला किया कि जिस तरह जुर्म की दुनिया को खैरबाद कहकर जेल में आया हूं, इसी तरह अपने अंदर के उस्ताद जहानी को भी खैरबाद कहकर जेल में एक सीधा साधा बेजर कैदी बन जाऊंगा। मेरी जिंदगी का अव्वलीन और आखिरी मकसद सिर्फ और सिर्फ सजा भुगत कर इस दुनिया में वापस जाना होगा जहां मेरी बहन शुफ्ता मेरी राह तक रही है। मुकदम वाले वाक़े के बाद मुझे अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। अटक में मैंने 3 साल काटे थे जब कुछ पुरस्कार लोग मेरे दर पे हो गए और मुझे मारने की कोशिशें करने लगे। फिर नूर मोहम्मद के कत्ल का खूनी वाकया रुनमा हुआ और वह हादसों भरी रात मुझ पर वारिद हुई जब मैं अटक जेल से अगवा होकर आगा कादर ज़मान की हवेली में पहुंच गया था। गुड़ वाले चावलों के हवाले से सोच का जो तवील सफर शुरू हुआ था, वो 25-26 बरसों का फासला तय करके फिर अपने नुक्ता आगाज पर पहुंच गया। मैं ख्यालों की दुनिया से वापस उसी खैमे में आ गया जो रात के समंदर में सर्दी की लहरों पर डूब उबर रहा था और जिसकी ठिठरी हुई फिजा में अंगीठी की आग बुझते बुझते अब राख बन चुकी थी। खैमे से बाहर पाउंदों के कुत्तों का शोर था और खैमे के अंदर 2 अफराद के खराटे गूंज रहे थे। इसके अलावा पूरी बस्ती में कोई आहट, कोई आवाज सुनाई न देती थी। मेरी आंखें अब नींद से बोझल होना शुरू हो गई थी। सच कहते हैं नींद सूली पर भी आ जाती है। मुझे भी उस ठिठरे हुए खैमे और उस पुरखतर अंधेरे के इसार में नींद दबोचने लगी। मैंने कंबल दोहरा करके अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटा, राइफल बिल्कुल तैयार हालत में सीने से लगाई और आंखें बंद कर ली। शब का बाकी हिस्सा जैसे हवा की झोंके की मानित गुजर गया। कोई झंझोड़ कर मुझे जगा रहा था। मैंने आंख खोली, सूरज तलू हो चुका था। खैमे में उजाला फैला हुआ था। मुझे जगाने वाला खुद लश्कर खान था। उठो बरादर, तुम्हारे लिए एक अच्छा खबर है, उसने अपने मखसूस लहजे में कहा।
कैसी खबर? मैं कंबल के हिसार से निकल कर बैठ गया। तुम्हारा बीबी और बच्चा लोग यहाँ पहुंच गया है, वो देखो दरवाजे से बाहर तीसरा साहिबान के नीचे। मैंने देखा नबीला और बच्चा दोनों मौजूद थे। वो उसी लिबास में थे जिसमें मैं इन्हें लाल बीबी और रशीद खान के पास छोड़कर आया था। नबीला के जख्मी पांव पर पट्टियां बनी हुई थी और इसने एक बड़ी सी मर्दाना चप्पल पहन रखी थी। लड़का बेहोश में था और ठीक ठाक नजर आ रहा था। नबीला का बाजू थामे वो यूं खड़ा था जैसे एक पल के लिए भी उसे खुद से जुदा न करना चाहता हो। मैं उठकर जल्दी से उन दोनों के पास पहुंचा। नबीला गिला अमेज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। आप तो 1 घंटे का कहकर निकले थे, उसने एहतिजाज किया। बस हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं वापस नहीं लौट सका। और वो दूसरे लोग किधर हैं? मैंने लाल बीबी वगैरह के बारे में पूछा। इन्होंने आने से इनकार कर दिया। वो लाल बीबी तो उछल उछल कर आपे से बाहर हो रही थी, कहती थी बेटे के बगैर तो मेरी लाश भी यहां से नहीं जाएगी। मां की वजह से रशीद खान और उसकी बीवी भी वहां रहने पर मजबूर हो गए। इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, बड़ा खतरनाक काम किया, लश्कर खान बोला। मैंने नबीला से पूछा कि इन दोनों को रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो बोली रास्ते में तो नहीं हुई, लेकिन कल का सारा दिन सख्त परेशानी में गुजरा। हमें आपकी तरफ से बड़ी फिक्र थी। वो बड़े गौर से मेरी तरफ देख रही थी। क्या देख रही हो इस तरह? मैंने पूछा। वो मुस्कुरा कर बोली, क्या वाकई हेड कांस्टेबल है? किस वजह से शक हो रहा है तुम्हें? मैंने पूछा। इस खत की वजह से। उसने वो खत मुझे दिखाया जो कल लश्कर खान ने मुझसे लिखवाया था। वो बोली अगर हेड कांस्टेबल इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखता हो तो फिर इंस्पेक्टर को अंग्रेजी अदब का कीड़ा होना चाहिए। हैरत है इतनी अंग्रेजी पढ़कर भी आपने ये नौकरी की है। मैंने कहा अंग्रेजी पढ़कर नौकरी की है तो अच्छा किया है ना। कुछ लोगों को तो बेरोजगारी की वजह से डाके भी डालने पड़ते हैं। बहरहाल वो गन कहाँ है जो कल मैंने लाल बीबी को दी थी? मेरा इशारा सब मशीन गन की तरफ था। लश्कर खान का एक साथी आगे बढ़ा और कपड़े में लिपटी हुई गन मेरे हवाले कर दी। तकिए के गिलाफ में गन के मैगजीन और राउंड वगैरह थे। ये अशिया वो काफी बहस और तकरार के बाद लाल बीबी से हासिल कर सके थे। वो असलिया शनास जहांदीदा बुढ़िया इस गन की कदर कीमत समझती थी और किसी सूरत इसे खुद से जुदा करने पर तैयार नहीं थी। हालांकि मैं उसकी राइफल भी खत के साथ ही अरसाल कर चुका था। हमारी गुफ्तगू के दौरान ही एक घुड़सवार मौका पर पहुंच गया। वो लश्कर खान के साथियों में से था। इसका घोड़ा पसीने से शराबूर था और वो खुद भी हाँपा हुआ दिखाई देता था। लश्कर खान के नजदीक पहुंचकर वो छलांग लगाकर घोड़े से उतरा। लश्कर खान के एहतराम में झुका और उसे कोई इतला देने लगा। इतला यकीनन सनसनीखेज थी। मौका पर मौजूद लश्कर खान के सभी साथी चौकस नजर आने लगे। वो लोग कुछ देर तक तेज लहजे में आपस में बातें करते रहे। फिर चंद आदमी सरदार बशरगुल के झोंपड़े की जानिब भाग निकले। लश्कर खान मुझसे मुखातिब हुआ, ब्रादर तुम लोग भी अपने खैमे में जाओ, अपना हथियार मथियार चौकस रखो, बीबी से को पर्दे में रहे। सरदार ईसा और शंकर इधर आ रहा है। हमारा कोशिश होगा वो हमारे बारे में जाने बगैर वापस चला जाए। तुम हमारा मतलब समझ रहे ना? बिल्कुल समझ रहा है, मैंने इस बात में सर हिला दिया। लश्कर खान हमें कुछ मजीद हदायत देकर आगे बढ़ गया। मैं नबीला और बच्चे को लेकर नज्जो के झोंपड़े में आ गया। मेरे साथ एक अजनबी औरत को देखकर वो हैरान हुई। मैंने नज्जो को समझाया कि वो इन दोनों को झोंपड़े में रखे और हो सके तो नबीला को किसी पाउंदा औरत का लिबास मुहैया करते। खैर है साहब जी, आप बड़े घबराए हुए लगते हैं, नज्जो ने पूछा। बस कुछ ऐसी ही बात है नज्जो, समझ लो कि कुछ लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले कि नज्जो मजीद सवाल करती मैं अपने खैमे की तरफ लौट आया। खैमे में मेरे दोनों साथी भी अब जाग चुके थे और होशियार बाश नजर आते थे। मेरी भारी भरकम सब मशीन गन देखकर वो बहुत खुश हुए और इसमें दिलचस्पी का इजहार करने लगे। मैंने सब मशीन गन का एक मैगजीन लोड करने के बाद अटैच कर लिया और दूसरा तैयार हालत में पास रख लिया। अभी हमें खैमे में घुसे 15-20 मिनट ही हुए थे कि एक घंटी की सदा बस्ती में गूंजने लगी। ये सदा बस्ती के पास ही एक ऊंचे टीले से आ रही थी। मैंने सवालिया नजरों से अपने साथियों की तरफ देखा। इनके चेहरों पर पहले से मौजूद इज़्तिराबी कैफियत अब शदीद हो गई थी। एक शख्स ने उठकर खैमे के रोजन से बाहर झांका। इस दौरान लश्कर खान का करीबी साथी जुमा खान आंधी और तूफान की तरह खैमे में दाखिल हुआ। उसने हम तीनों को साथ लिया और बस्ती के मगरबी किनारे पर पहुंच गया। यहाँ और बहुत से लोग जमा थे। इनमें से कुछ के हाथों में राइफलें थी और कुछ कल्हाड़ियों और लाठियों से मुसल्ला थे। ये सब के सब बस्ती के लोग थे। सरदार बशरगुल तेज तेज लहजे में इन्हें कुछ समझा रहा था। इनसे कुछ फासले पर लश्कर खां और इसके मुसल्ला साथी भी सफ बंदी में मसरूफ नजर आ रहे थे। यूं लगता था जैसे किसी कले में महसूर सिपाही दिफाई पोजीशन संभाल रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ज़ोए मुश्त की ये पाउंदा बस्ती नशेब में वाक़ थी। एक वादी सी थी जिसकी 3 इतराफ में बिल्कुल अमूदी दीवारें थी। इन इतराफ से कोई बस्ती में दाखिल होना चाहता तो उसे बेशतर जगहों पर बाकायदा रस्ते या तवील सीढ़ी की जरूरत पड़ती। ऐसी कटी फटी जमीनें इस इलाके में आम हैं।
हमवार जमीन पर चलता हुआ मुसाफिर एकदम खुद को गहरी खाई के किनारे पाता है और सोचता है कि वो अंधेरे में जा रहा होता तो अपना क्या खशर करता। इस बस्ती की 3 अतराफ भी ऐसी ही कटी फटी बुलंद जमीन से महफूज थी। चौथी सिम्मत में ढलवान थी और यहीं से बस्ती में आमदो रफ्त होती थी। अब इस हिम्मत को मोर्चा बंदी से महफूज किया जा रहा था। हिकमत अमली में यह अचानक तब्दीली मालूम नहीं क्यों रुनमा हुई थी। मुझे देखकर लश्कर खान लपकता हुआ मेरी तरफ आया।